वेलकम टू गेटवे रसायन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तब होगी जब हमारे पास जो रेट होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के इक्वल। तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम एक सिंपल इक्वेशन से समझेंगे। सपोज ए रिएक्टेंट है, वो हमें मिल रहा है उससे प्रोडक्ट पी। ठीक है, टाइम अगर जीरो है इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। और सपोज ए रिएक्टेंट हमारे पास स्मॉल ए क्वांटिटी में प्रेजेंट था, क्योंकि टाइम जीरो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है, इसलिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास जीरो हो जाएगी। एट टाइम टी, जब टी होगा तो टाइम टी पे सपोज हमारे पास एक्स अमाउंट ए का डिकम्पोज हो गया, तो हमारे पास क्वांटिटी बच गई ए की, ए माइनस एक्स। और प्रोडक्ट अगर एक्स डिकम्पोज हो रहा है तो वही एक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो एक्स अमाउंट ऑफ पी इज फॉर्म। राइट, अब हम रेट इससे रेट इक्वेशन लिखेंगे जो हमने रेट इक्वेशन लिखना सीखा था। तो रेट हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है ए। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए की कॉन्सेंट्रेशन। ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी है ए माइनस एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का डी ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। क्योंकि स्मॉल ए हमारे पास कांस्टेंट है तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये तो हमने लिखा है इक्वेशन से। अब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लिखते हैं कि जो हमारे पास रेट होता है वो इज इक्वल्स टू होता है रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज ए टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर हम फर्स्ट ऑर्डर है तो ये हमारे पास हो गया के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि रेट हमारा हमने पहले पढ़ा कि रेट क्या है, डी एक्स बाई डी टी के भी इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ए माइनस एक्स, ये लिख दिया हमने, विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा के डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग करेंगे जब हम dx को हटाने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, k कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर t तक, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स dx। लिमिट हो गई 0 से लेकर x तक। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट है 0 से लेकर t तक, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln a माइनस एक्स। और जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते हैं वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी लगाते हैं। तो a माइनस एक्स का करेंगे तो हम माइनस 1 आ जाएगा, और इसमें हमारी लिमिट है 0 से लेकर x तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू ln ऑफ, हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स, माइनस को हमने अंदर भेज दिया, इसकी लिमिट लिख दी हमने 0 से लेकर x तक। अब क्योंकि हमें पता है ln की प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो हमारे पास पावर में चल जाता है, तो यानी कि हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं ln ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स। इसको लिमिट लगानी है हमें 0 से लेके x तक। तो यहाँ बन गया kt इज इक्वल्स टू, लिमिट लगाएंगे, पहले आ जाएगा ln अपर लिमिट 1 अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट x ही है, माइनस का ln ऑफ 1 अपॉन a माइनस 0। ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसको, kt इज इक्वल्स टू, अब ये क्योंकि दोनों माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स डिवाइड अप बाय 1 अपॉन a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो फर्दर kt इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। एक इक्वेशन हमारे पास, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, kt इज इक्वल्स टू ln ऑफ a हमने लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यानी कि a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज a नॉट अपॉन a माइनस एक्स था a की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको हम फर्दर अगर हमें किसी और टर्म्स में देखें तो हम लिख सकते हैं kt इज इक्वल्स टू, अगर हमें log टू द बेस 10 लगाना है तो इस ln के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log, और ये हो जाएगा बेस 10। ठीक है, और a नॉट अपॉन a t। ये हमारे पास एक और सिंप्लीफाइड करके ये वाला भी एक फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम इसमें निकालते हैं हाफ लाइफ। हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ वो होता है कि जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो हाफ हो जाती है उस किस टाइम पीरियड में, तो वो टाइम पीरियड होता है हाफ लाइफ। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे हाफ लाइफ में क्या होता है, जो टाइम टी पे
कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में लगते हैं, हमारे पास है के, टी के बदले टी हाफ रख दिया, विच इज इक्वल्स टू, ये बन गया ln ऑफ ए नॉट था डिवाइड बाय ए टी के बदले हमें रखना है ए नॉट बाई 2, यानी कि विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ 2। तो हमारे पास बनेगा के टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693, ये इसकी ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है। तो ये हो गया हाफ लाइफ और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस इक्वेशन से हम ये समझे कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज independent of initial concentration of reactant। क्योंकि हमने देखा कि फॉर्मूले में कहीं हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ होती है वो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा हाफ लाइफ पे। तो अब हम इसमें ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है, हमें बनाना है ln ऑफ ए टी वर्सेस टी का, ठीक है। तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा कि जो हमारे पास के टी है वो इक्वल है ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या हो गया, के टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास ln ऑफ ए टी है वो इक्वल हो गया ln ऑफ ए नॉट के माइनस का के टी के। तो ये टर्म बनेगी हमारी किस टाइप की, ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा विद द नेगेटिव स्लोप। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y एक्सिस में है ln ऑफ ए टी, x एक्सिस में है t और इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ऐसे बनेगा जिसमें हमारे पास इंटरसेप्ट हो गई ln ऑफ ए नॉट और जो स्लोप हो गया दैट इज माइनस ऑफ t, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ln ए टी वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ हम देखें, नेक्स्ट है सेकेंड ग्राफ हम देख रहे हैं टी हाफ वर्सेस ए का, ए या फिर हम लिख सकते हैं ए नॉट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में तो कहीं ए नॉट है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू हो ए की या ए नॉट की, हाफ लाइफ का उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये ग्राफ हमारा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया टी हाफ, ये हो गया ए या फिर ए नॉट, और ए की वैल्यू कुछ भी हो, टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी ए में, यानी कि ए में डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है वो होता है रेडियो एक्टिविटी। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो सारी, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो सारी हमारी फर्स्ट ऑर्डर के मैकेनिज्म से जाती हैं, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो जब भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस आती हैं उनकी काइनेटिक्स के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही पढ़ते हैं। तो आज फर्स्ट ऑर्डर में हमें इतना ही पढ़ना था। हमने फॉर्मूले देखे, ग्राफ्स देखे, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रीवियस ईयर और ये ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।